नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। हमारा खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पहली खबर, बिहार में मचे घमासान पर राहुल और तेजस्वी के मन से कल एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी। इसके जवाब में आज भाजपा ने पटना में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर हल्ला बोला। दोनों घटनाओं को लेकर बिहार ही नहीं पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया है। कल वोट अधिकार यात्रा लेकर राहुल तेजस्वी जब आगे बढ़ गए, मंच पर चढ़े शख्स ने प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी कर दी। कांग्रेस ने कहा, गाली देने वाला शख्स कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं बल्कि पब्लिक का आदमी था और पब्लिक तभी गाली देती है जब उसका अधिकार छिनता है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, इस तरह की भाषा निंदनीय है, लेकिन अभद्र टिप्पणी करने वाले का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी और दूसरे नेताओं ने भी कहा, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाला शख्स कांग्रेसी नहीं, भाजपा इसको तूल देकर दूसरे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उधर पुलिस ने मोहम्मद रिजवी नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम भाजपा और जेडीयू नेताओं ने कहा कि यह कांग्रेस का कल्चर है, इसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। जवाब देने के लिए आज भाजपाई सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन के बहाने विधायकों के साथ सैकड़ों भाजपाई कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए। उग्र प्रदर्शन करते हुए भाजपाइयों ने कांग्रेस मुख्यालय पर पहले पथराव किया और फिर गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। अंदर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर निकले तो फिर पथराव किया, जिसमें कई कांग्रेसी घायल हो गए हैं। इसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में जैसे रौंद छिड़ गया हो, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उसी समय तक मौके पर पुलिस की मौजूदगी ना के बराबर थी। भाजपाइयों के वहां से जाने के बाद कई थानों की पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की लीपापोती पर लग गए। वोट अधिकार यात्रा में राहुल का लगातार पीएम मोदी पर सीधा हमला और उनके मंच से प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी से क्या वोट अधिकार विवादों में घिर गई है या फिर यात्रा की सफलता पर उसे घेरने की कोशिश की जा रही है? किसी शख्स की टिप्पणी का जवाब क्या तोड़फोड़ पथराव हो सकता है? जनता इसे किस रूप में लेती है, यह तो बिहार का चुनाव बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और इस दौरान दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप लगाया है। ये गुंडे की सरकार किस तरह अपने गुंडे लोग को लेकर कांग्रेस के दफ्तर में आते हैं, क्या ये इसकी मांग है? क्या ये दर्शाता है कि ये संवैधानिक तरीके से ये वो करते हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं ये द्वेष का राजनीति है। ये लोग हताश हैं राहुल जी की लोकप्रियता से, घबरा के और इस तरह का कुत्सित मानसिकता से ये सब काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामे के दौरान चले लाठी डंडों को कांग्रेस की गुंडागर्दी बताया। बिहार बीजेपी प्रवक्ता सुषमा साहू के मुताबिक कांग्रेस दफ्तर में ईंट और पत्थर रखे हुए हैं ताकि पथराव करके बीजेपी को बदनाम किया जा सके। आप देख लीजिए, अंदर चले जाइए और वहाँ ईंटों का जमावड़ा रखा हुआ है और आप देखिए वो किस साजिश के तहत रखा गया है, सिर्फ यहाँ पर पथराव करने के लिए और वो सिर्फ बदनाम करने के लिए। और आज वहाँ बिहार की जनता समझ चुकी है, अब बदला लेगी और ये कांग्रेस के जो गुंडे हैं उनसे चुन चुन करके हम सबक सिखाएंगे और बिहार की आधी आबादी भी उनको नेस्तनाबूद करेगी। दरअसल पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पटना की सड़कों पर बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला था। यह विरोध मार्च कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम से होकर गुजर रहा था। तभी कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। आइए इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया में भारत के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री का भी सम्मान बढ़ा है। 27 देशों ने मोदी जी को
अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, वो भारत के लिए गौरव का विषय है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और अब सुनते हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने क्या सफाई दी है। गांधी जी ने जो भांडा फोड़ा है वोट चोरी का, उसका कोई जवाब नहीं दे पा रही इलेक्शन कमीशन। और बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और ये यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, इस बात को दिखलाता है कि हमारा गठबंधन अगली सरकार बनाने जा रहा है। और इतनी भीषण गर्मी में इस तादाद में लोग जो आ रहे हैं, वो अपने अधिकार को मांगने के लिए आ रहे हैं और वोट चोरी रोकने के लिए आ रहे हैं। जो हम समझते हैं कि राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। जो वाक्य हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस नेता का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जो हुआ निंदनीय है और इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग कर रहा है उसका विश्वास राजनीति में नहीं है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और फिर कहना चाहता हूं कि वो कांग्रेस का मन जब हमारी यात्रा निकल गई थी, उसके बाद को चढ़ के अगर बोल दिया, बड़ा दुखद है और नहीं बोलना चाहिए था। एक एक वोट की कीमत है। निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर संदेह उठ चुका है। लोगों को अब जवाब चाहिए और इसी जवाब को मांगने के लिए सड़कों पे हम लोग हैं, जनता के साथ हैं। ये पब्लिक की डिमांड है पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, कि वोट चोरी ना हो। और जो प्रमाण राहुल जी ने दिए हैं कर्नाटक के संदर्भ में, उसका कोई स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग कर नहीं पाया है। और अजीब बात यह कि सवाल पूछते इलेक्शन कमीशन से, जवाब भाजपा देती है। ये मैंने पहली बार देखा है। तो आपने सुना क्या कहना है भाजपा और कांग्रेस नेताओं का। वहीं इधर निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाया तो वोटर लिस्ट से 3 लाख नाम और कटने का खतरा पैदा हो गया है। यह वह नाम है जो निर्वाचन आयोग के ड्राफ्ट में शामिल हैं, लेकिन इन्होंने देश का नागरिक होने का कोई दस्तावेज नहीं दिया है। इनको संदिग्ध माना जा रहा है। कुछ लोगों ने तो इसलिए घुसपैठिए बांग्लादेशी और नेपाली कहना शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने इन्हें नोटिस जारी किए हैं, लेकिन दस्तावेज देने के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है। माना जा रहा है जो 1 माह में दस्तावेज नहीं दे पाया, वह अब 2 दिनों में कहां से देगा। यानी पहले से कटे 65 लाख लोगों के साथ यह 3 लाख नाम और जुड़ जाएंगे और बिहार की वोटर लिस्ट से कुल 68 लाख नाम कम हो जाएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसी मुद्दे को लेकर 13 दिनों से बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। 1 सितंबर को निर्वाचन आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर देगा। काटे गए वोटर तो सूची में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन यात्रा ने बिहार में कितनी हलचल पैदा की है यह चुनाव में जरूर दिखेगा। और अब राजनीति में भूचाल लाने वाली दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। संभल हिंसा पर न्यायिक की रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रदेश के तमाम संवेदनशील शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल आज दिन भर हाई अलर्ट पर रहा। विवाद में आई जामा मस्जिद को जाने वाली सभी रास्तों को बैरिकेटिंग लगाकर बंद कर दिया गया और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई।
लखनऊ में बैठे अधिकारी पल पल की खबर लेते रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संभल में दिन तो शांति से गुजर गया, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई। 3 सदस्यीय जांच आयोग ने 450 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में कई विस्फोटक खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सपा सांसद बर्क ने साजिश कर दंगा कराया, जिसमें 4 लोग मारे गए। दंगे के लिए बाहर से अराजक तत्वों को बुलाया गया था। यही नहीं, रिपोर्ट में संभल की डेमोग्राफी बदलने का भी खुलासा किया गया है, जिसमें कहा गया कि संभल में हिंदुओं की संख्या 45% से घटकर 15% रह गई है। रिपोर्ट आने वाले दिनों में कैबिनेट के समक्ष और सदन में रखी जाएगी। सरकार इस पर आगे क्या फैसला लेगी, यह तो समय बताएगा, लेकिन हिंदूवादी संगठन रिपोर्ट आने के बाद उग्र हो गए हैं। इस मुद्दे पर आइए सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए यह एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और यह डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। अब आपको सुनाते हैं सपा प्रवक्ता फकरुल हसन का क्या कहना है इस मामले को लेकर। वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। विहिप ने आज लखनऊ में संभल मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। रिपोर्ट में दोषी पाए गए सपा सांसद बर्क और अन्य मुस्लिम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ घटती हिंदू आबादी को लेकर चिंता व्यक्त की। विहिप नेताओं ने कहा, हिंदुओं ने केवल पलायन नहीं किया, बल्कि बड़े पैमाने पर उनकी हत्याएं हुई हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही मांग की कि मस्जिद की जगह जल्द मंदिर बनना चाहिए। निश्चित है आने वाले दिनों में मुद्दा और गर्माएगा। उत्तर प्रदेश एक बार फिर मंदिर मस्जिद विवाद में घिरता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक समुदाय के कुछ लोगों ने मिलकर पहले एक युवक की 1 करोड़ की संपत्ति हड़प ली और फिर दुल्हन दिलाने के नाम पर उसका खतना करा धर्म परिवर्तन करा दिया। सनसनीखेज मामला सामने आया तो पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा ने किनौनी गांव के अविवाहित नरेंद्र शर्मा के साथ हुई घटना का सिलसिलेवार खुलासा किया। बताया, शाहपुर पुलिस को किनौनी के लोगों से जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों ने शादी का प्रलोभन देकर गांव के अविवाहित नरेंद्र शर्मा को अपने जाल में फंसाकर खतना करा धर्म परिवर्तन करा दिया। थाना पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला ये लोग धर्म परिवर्तन के साथ नरेंद्र शर्मा की 1 करोड़ की संपत्ति भी हड़प चुके हैं। मामला संगीन होने पर एसएसपी ने एसपी देहात आदित्य बंसल की अगुवाई में पुलिस टीम बनाकर जांच शुरू कराई। एसएसपी के अनुसार साक्ष्यों का संकलन करने के साथ पीड़ित से बात की गई तो अमानवीय व्यवहार और धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा हुआ। इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव के ही यामीन, उसके भाई गुलजार, अलीमपुर के इकराम, तावली के हाफिज, बुढ़ीना खुर्द के नाई मुर्शिद के अलावा एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने पहले नरेंद्र शर्मा को जाल में फंसाकर पहले करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पी और फिर दुल्हन दिलाने का झांसा देकर उसका खतना करा दिया। एसएसपी के अनुसार समीक्षा के बाद अविवाहितों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आइए सुनते हैं घटना के बारे में क्या कहना है एसएसपी संजय वर्मा का।
शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर में एक किनौनी गांव पड़ता है, जिसमें एक नरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति और दूसरे गुण ग्राम के तमाम संभ्रांत व्यक्ति द्वारा पुलिस पर कंप्लेन की जाती है। तो उसमें सीओ बुढ़ाना, SPRA और शाहपुर थाना प्रभारी की पूरी टीम इसमें लगती है, जांच की जाती है। तो इसमें पाया जाता है कि इस तरह से धर्म परिवर्तन करने का जो किया जा रहा था, उसी क्रम में जो है एक व्यक्ति नरेंद्र शर्मा का खतना भी किया गया था तथा उनकी सारी जमीन को उनको जो है बहला फुसला करके, उनको नशा करा करके जो है उसको अपने नामांतरण उसके अपनी पत्नी के नाम करा लिया था, यामीन नाम का व्यक्ति। और मुख्य अभियुक्त जो यामीन है, जब उससे पूछताछ की जाती है उसने पूरा जुर्म स्वीकार भी किया है अपना, तथा उसने अपने बीवी के नाम पर 5 बीघा खेत नामांतरित करा लिया है। साथ ही साथ जो 2 बीघा जमीन थी उसको बेच करके प्लाटिंग का कुछ और 100 गज प्लाट अपने रिश्तेदार को दिया। साथ ही साथ एक अर्टिगा गाड़ी खरीदी उससे, साथ ही साथ एक ट्रैक्टर खरीदा उससे। तो इस प्रकार से जो है तमाम चीज़ें खरीद करके जो है उसने जो है अपने रिश्तेदारों के नाम पर, इसमें एक हाफिज शहनवाज नाम के व्यक्ति को इसका उसने खतना कराने में इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इसमें नाई मुर्शीद का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इकराम जो इसका साला है उसका इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ इसने गुलजार अपने भाई के नाम पर तमाम चीज़ें इसने नामांतरित की और 100 गज प्लाट भी इसके नाम पर किया। इस प्रकार से एक गंभीर मामला यहाँ पर मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, यामीन, गुलजार, इकराम, हाफिज, शहनवाज, नाई मुर्शीद तथा एक बाल अपचारी जो इनका बेटा है यामीन का, जो कि गिरफ्तार किया गया है, जो कि खतना कराने में सहयोग कर रहा था। इस प्रकार से 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो है 248/25 के तहत 61, 125, 118, 119, 318, 351, 127, 109 जो हत्या का प्रयास का मुकदमा होता है, तथा धर्म परिवर्तन का जो प्रसिद्ध नियम 2021 का जो अभियोग धारा है 3/5(1) जिसमें आजीवन कारावास की सजा है, यह अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें जो प्रॉपर्टी इनके द्वारा अधिगृहित की गई है उसमें 107 BNS की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है BNSS की, ताकि ये प्रॉपर्टी सीज किया जा सके। साथ ही साथ इसमें कठोरतम कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और साथ ही साथ ये बता दूं आपको कि इसमें जो गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रश्न में लाई जा रही है। आपको बता दें कि वेस्ट यूपी में गैर शादीशुदा लोग हमेशा अपराधी गिरोहों के निशाने पर रहे हैं। कई बार इनकी हत्या कर संपत्ति हड़पी गई। इस घटना के बाद अब अगर पुलिस ऐसे गैर शादीशुदा लोगों की चिंता करती है तो बहुत लोग ऐसे गिरोह का शिकार होने से बच जाएंगे। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां के लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। सड़कों पर उड़ रही धूल लोगों की आंखें और फेफड़े खराब कर रही है। सड़कों के गड्ढे लोक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार की भी पोल खोल रहे हैं। भोपाल की सड़कें पहली बारिश में ही टूट गई थी, अब ये बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग अब जाने से कतराने लगे हैं। पक्की सड़कों पर धूल के गुबार लोगों को बीमार कर रहे हैं। शहर के अंडर ब्रिज स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुके हैं, जिनमें से निकलना जान जोखिम में डालना है। भोपाल के लोगों में टूटी सड़कों को लेकर भारी आक्रोश है और जनता का सीधा आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार का खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। हमारे भोपाल संवाददाता मनीष राजू ने लोगों से बात की। आइए सुनते हैं जनता कितना परेशान है और सरकार के प्रति उसमें कितना आक्रोश है। नमस्कार, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त हम आपको PWD के द्वारा बनाई गई सड़कों के हालात दिखाने वाले हैं। अमेरिका से बेहतर कही जाने वाली मध्य प्रदेश की सड़कों के हालात आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह है। गाड़ियों को चलना दूभर तो छोड़िए, यहाँ आम जनता का चलना भी मुश्किल हुआ जा रहा है। तो गाड़ियों के गड्ढों की वजह से गाड़ियां जो चलती हैं उस पर जो धूल उड़ रही है उसकी वजह से लोगों का यहाँ से चलना पैदल भी दूभर हो गया है। जो दुकानें यहाँ पर उपस्थित है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से खाद्य विभाग की यहाँ पर दुकानें, खाद्य की दुकानों को धूल मिट्टी सभी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने उसके लिए अपनी चीजों को ढक के बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे रखी है, मगर ये रोड इस प्रकार से PWD अपनी आंखें मूंदे बैठा है कि अगर इसका जो बजट है इस रोड का वो क्या था, कितना था, इसकी कोई भी जानकारी आम नागरिक के लिए जो बताने के लिए बोर्ड लगाने की आवश्यकता होती है वो बोर्ड नहीं लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये जो रोड है पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की फेट चढ़ा हुआ है, क्योंकि एक सिंगल रोड नहीं है PWD का। इस पूरे शहर में PWD के जो रोड है वो इसी प्रकार से इसी दुर्दशा में दिखाया जा रहा है। आप किस प्रकार से देख सकते हैं जो गड्ढे
लगातार बढ़े, गाड़ियों को निकलने में किस प्रकार की असुविधाएं हो रही है, लोगों को असुविधाएं हो रही है, इन सभी असुविधाओं को लेने के बाद भी सरकार मौन बैठी हुई है। कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी में जो बढ़ रहा भ्रष्टाचार है, ये पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ मध्य प्रदेश का रोड है, क्योंकि अमेरिका से बेहतर कही जाने वाली ये सड़कें कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए गांव से भी बदतर हो चुकी हैं, क्योंकि चलने के लिए यहाँ पर गाड़ियों को कहीं भी असुविधाएं हो रही है। आज हम यहाँ से आम जनता से ही बात करेंगे कि उनको इस रोड को लेकर क्या समस्या और किस प्रकार से सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सर, आप यहाँ कब से निवास करते हैं? हम तो 40 साल हो गए। ये जो रोड आपके सामने से जा रहा है, इससे आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतनी मिट्टी उड़ रही है, गड्ढे हैं, लोग इधर से निकलते हैं ताकि भी उधर गड्ढों से बच करके, तो एक्सीडेंट होने के बड़े चांस रहते हैं। इतनी मिट्टी उड़ रही है और 7 बार आकर के वो बना के जा चुके हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जरा सा पैच वर्क कर देते हैं, थोड़ा वो गिट्टी और वो डामर डाल करके वो जैसे ही जाते हैं, जैसे बारिश हुई या कुछ भी हुआ, वो तुरंत निकल जाता है सारे के सारे। कहाँ इसकी शिकायत की जा चुकी है लोकल लोगों के द्वारा? लोकल कोई यहाँ करता नहीं है, शिकायत नहीं कर पाता, मतलब वो सब ऐसे ही जो आते हैं, जब उनको बोल देते हैं, उनके ऊपर कहने से उनको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अधिकारियों को वो थोड़ी बोलेंगे, वो तो काम करने वाले हैं, वो तो बस सुनते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ ऐसा करना चाहिए, बस ऐसा कह के चले जाते हैं। ये रोड का क्या कार्य हुआ है, कितनी लागत से ये बना है, इसकी कोई भी जानकारी किसी आम जनता को यहाँ मिलेगी? नहीं, कितनी लागत से बना है, कितनी मेहनत से कैसे बना है, किसी को जानकारी कहीं ना कहीं कोई भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा बताया जाना आवश्यक होता है कि जो रोड बना है वो रोड कितनी लागत से बना है, कहाँ तक से वो रोड बना है और किस इंजीनियर के द्वारा बनाया गया। यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, इन बच्चों से भी हम बात करके देखते हैं कि ये जो रोड है इनको किस प्रकार की असुविधाएं हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम राज पांडे। अनम, जो ये रोड आपके सामने जो खुदा दिख रहा है, इससे लेके आपको क्या तकलीफें होती हैं? हमें स्कूल जाने में बहुत तकलीफें होती है। अब भी हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा साइकिल से, ये रोड के कारण ही हुआ है सब। वहाँ से हम लोग आ रहे थे, चलाते चलाते एक अंकल का बाइक डिसबैलेंस हुआ और हमें इसको ठोकते बचे। आप लोग यहाँ पर सब रोज का निकलना आना जाना, उसके बाद आपको जान का खतरा रहता है इस रोड की वजह से? हाँ, बिल्कुल रहता है। कहीं ना कहीं बच्चों को जान का तक खतरा है, क्योंकि रोड पर चलने वाली गाड़ियों का जो बैलेंस है वो बिगड़ता चला जाता है और इससे बचने के लिए एक दूसरे से एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जिसकी पूरी जिम्मेदारी, जो आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों को जान माल का जो नुकसान हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इसी प्रशासन की है, इसी विभाग की है, क्योंकि विभाग अपनी जिम्मेदारी लेने से कहीं ना कहीं बचता नजर आता है और कोई भी जानकारी इस रोड के संबंध में देने से वह भागते नजर आते हैं। अगर रोड बना है, सरकार ने बनाया है, लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया है, तो कितनी राशि से बनाया गया ये रोड है, उसकी जानकारी आम जनता को होना जरूरी है। और अगर इस रोड में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उस आम जनता को शिकायत कहाँ करना है, कहाँ तक जाना है, इसकी जानकारी भी आम जनता को होनी चाहिए। मगर किसी भी प्रकार का कोई साइन बोर्ड, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आम जनता तक नहीं दी जाती है और इसी का फायदा उठा के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौन बैठ के पूरे का पूरा जो भ्रष्टाचार है उसमें लिप्त चले जा रहे हैं। आइए बात करेंगे हम उन अधिकारियों से भी कि क्या इसके पीछे मामला है और किसके द्वारा ये रोड बनाया गया है और क्यों ये रोड की हालत इस वजह से होने के बाद भी उन ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। बने रहिएगा हमारे साथ। अब गड्ढे वाली सड़कों पर हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोई चिंता है और ना सरकार जनता का दर्द सुन रही है। भोपाल की जनता को कब इस परेशानी से निजात मिलेगी, इसका जवाब देने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। आपका शहर और आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।